अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैफ काज़मी और मेरे साथ हैं डॉक्टर हसन बुखारी। हिस्ट्रीज़ मिस्ट्रीज़ के इस एपिसोड में आई वेलकम यू। हमने पिछली किस्त में जिक्र किया था किस तरह मिस्र ने इसराइल को तस्लीम करके तमाम मुस्लिम उम्मा के साथ एक गद्दारी का सबूत दिया और ख़ास तौर पे इस गद्दारी का सबसे बड़ा असर फ़लस्तीन के रिहायशियों पर हुआ था। फ़लस्तीनियों के साथ बहुत जुल्म सितम हो रहा था। क्या हालात थे, पूछते हैं डॉक्टर हसन बुखारी थे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का फजल। डॉक्टर साहब, क्या सिचुएशन रही? असल में अब इस वक्त तक तो जब तक अनवर सादात ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया था तब तक तो मिस्र वैंगार्ड में था, सबसे आगे अरब इसराइल मसले में फ़लस्तीनियों के हकूक़ को सपोर्ट कर रहा था। और मिस्र जो है वो पाइवेटल अरब स्टेट था। मिस्र के आउट होने से जो अरब स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट थी फ़लस्तीन इसराइल मसले में वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। और उसके बाद इसराइल भी कॉन्फिडेंट हो गया कि हमें अब किसी का डर नहीं है। इसी वजह से जैसे हमने पिछली एपिसोड में डिस्कस किया कि उन्होंने लिबनान में भी अपनी जारियत शुरू कर दी थी और फ़लस्तीनियों पर हर रोज़ नित नए ओप्रेसिव लॉज लग रहे थे, उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पर पाबंदी थी, उनको हर लिहाज से वो एक कुचलने की तैयारी हो रही थी। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि 67 से 77 के दरमियान जितने लोग आबाद हुए सेटलमेंट्स में, जो इलीगल सेटलमेंट्स थी वेस्ट बैंक में, उससे 5 से 6 गुना लोग 77 से 87 के दरमियान में आबाद हुए जब मिस्र ने इसराइल के साथ सुलह कर ली। तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था इसराइल कि पहले तो वो इसलिए सेटलमेंट की रफ्तार स्लो थी कि उनका ख्याल था क्या पता कभी छोड़ना शायद पड़ जाए। अब उन्हें अंदाज़ा हो गया अरब स्टेट्स निकल गई, अब हम जो मर्ज़ी इधर करें। अरब लेकिन फिर उस मोड में आ गए कि तंग आमद बजंग आमद। तो फिर पहली इंतफाज़ा का आगाज़ हुआ 1987 दिसंबर में। ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फ़लस्तीनियों ने शुरू कर दी थी। पूरी रेजिस्टेंस मूवमेंट और मज़े की बात है स्पॉन्टेनियसली लॉन्च हुई। इसकी कॉल किसी ने नहीं दी। फ़लस्तीनी बेसिकली भरे हुए बैठे थे और काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे। 87 दिसंबर में हुआ ये कि एक इसराइली ट्रक ने कई फ़लस्तीनी कार्स को अपने नीचे कुचल दिया, इसमें 4 या 5 अरब शहीद हो गए। उस पर बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा फैल गया पूरे फ़लस्तीन में और इंतफाज़ा की मूवमेंट का जो आगाज़ हुआ उसमें लीडर्स भी लोकल ही थे। ये मोस्टली जो एक बड़ी लीडरशिप इंटरनेशनल लेवल पर दिखाई देती थी यासिर अरफात वगैरह की, उनके लेवल पर इस तहरीक का आगाज़ नहीं हुआ। ठीक है, उस तहरीक की सरबराही उन्होंने बाद में ज़रूर क्लेम करने की कोशिश की, लेकिन आगाज़ इसका लोकल लेवल पर हुआ। ठीक है। और उसमें इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नॉन वायलेंट रहेंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, हम इसराइलियों के डिक्टेट मानेंगे नहीं, लेकिन हम बंदूक नहीं उठाएंगे, हम इन पर पत्थर मारेंगे, हम इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, बंदूक नहीं उठाएंगे। इसराइलियों ने ऑफकोर्स बंदूक उठाई और काफ़ी सारे फ़लस्तीनी शहीद भी किए, लेकिन 89 तक एटलीस्ट जो फेज़ रहा इस पहली इंतफाज़ा का, उसके अंदर मोस्टली नॉन वायलेंट स्ट्रगल थी। लेकिन एक तो ये स्ट्रगल फेल होती हुई दिखाई दे रही थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इतना नोटिस उस वक्त तक नहीं लिया था, नहीं आ रहा था, इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। इस सारे अरसे में दूसरी तरफ जो फ़लस्तीन की सेकुलर लीडरशिप थी फतह वाली और यासिर अरफात वगैरह की, वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रेडिट भी होगी कि आप तो कुछ भी नहीं कर रहे इस इंतफाज़ा में। और इंतफाज़ा के जो लोकल लीडर्स थे उनमें से अक्सरियत की क़यादत इस्लामिस्ट के हाथ में आ गई। 1988 में हमास की तंजीम भी बन गई। हमास की तंजीम का एक तो पॉलिटिकल विंग था, एक उनका मिलिटेंट विंग था, इज़्ज़तुद्दीन कसाम ब्रिगेड, अभी भी कायम है। इज़्ज़तुद्दीन कसाम 1930s में हम पहले एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं उनका रोल। तो इज़्ज़तुद्दीन कसाम ब्रिगेड्स के ज़रिए पर फ़लस्तीनियों ने भी कुछ अस्करियत शुरू की और कैजुअल्टीज़ कुछ इसराइलीज़ की भी हुई, लेकिन ओवरऑल जो रेशो रही वो 1:10 थी। और दिन ब दिन जैसे फ़लस्तीनियों ने इसराइलियों की कुछ कैजुअल्टीज़ की तो इसराइल ने बहुत हैवी रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, भरपूर तरीके से। उसमें कुछ ऐसी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई कि उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी नोटिस लिया, मीडिया ने भी इसराइल की एट्रॉसिटीज़ को कुछ उजागर किया। इसराइल का पॉइंट यह था कि वो तो हमेशा अपने आप को मजलूम पोर्ट्रे करते रहे थे, ये वाला नया रोल उन्हें अपना पसंद भी नहीं आया। दूसरा, उनको इस्लामिस्ट लीडरशिप से भी कुछ ख़तरा लग रहा था कि ये लोग अब दोबारा से हमारे ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ने की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर ये डू और डाई मूड में आ गए तो जिस तरह अलजायरियों ने फ्रांस के ख़िलाफ़ 9 साल जंग लड़ के आज़ादी भी ले ली थी, उस तरह की कोई मूवमेंट ना आ जाए। तो उन्होंने इसको कर्ब करने के लिए पॉलिटिकल चाल चली। उन्होंने जो डिस्क्रेडिट हो रहे थे फतह के लीडर और फ़लस्तीनी सेकुलर लीडर, उनको अपने साथ मेज़ पर बुला लिया और 1993 में इसराइली वज़ीर आज़म यित्ज़हाक राबीन ने यासिर अरफात के साथ ओस्लो माहदे के प्रोसेस का आगाज़ किया। ये इसी माहदे पर बात करते हैं डॉक्टर साहब। जैसे ही ये माहदा 1993 में दोनों साइड से शुरू हुआ तो रेजिस्टेंस या इंतफाज़ा तो बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो गया। किस तरह हुआ डॉक्टर साहब, क्या शराइत थी इस मामले की? और बड़ा अब फ़लस्तीनी जो हैं उनका ये पॉइंट था कि अब इसराइल मेज़ पर आ गया, हमें शायद अपनी स्टेट मिल जाए। माहदा तो उनका यही था, उनका बेसिकली जो चाह रहे थे वो चीज़ वो ये थे कि हमें आज़ादी मिले, हमें अपनी एक स्टेट मिले।
तो उसमें यह है कि ओस्लो माहदे से उनकी उम्मीदें जागी कि भाई अब अमेरिका भी बीच में आ रहा है। ओस्लो माहदा जो ये बेसिकली 2 अकॉर्ड्स थे, एक ओस्लो 1 है, एक ओस्लो 2 है। ओस्लो 1 1993 में सितंबर में वाइट हाउस में साइन हुआ है, इसी तरह ओस्लो 2 1995 में साइन हुआ है। दोनों माहदों में अमेरिकन फिर आगे बीच में और उन्होंने ये ब्रोकर करवाए। लेकिन इंटरेस्टिंगली इन माहदों की रियलिटी जो है वो कुछ डिफरेंट है। सबसे पहले तो माहदे के ज़रिए इसराइल को एज अ जूइश स्टेट रिकग्नाइज़ किया। फ़लस्तीन की फ़लस्तीनियन अथॉरिटी जिसको आप कहते हैं, उस वक्त उसको PLO कहते थे, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली फ़तह की तंजीम थी, यासिर अरफ़ात उसको लीड कर रहे थे। उन्होंने तो इसराइल को एज अ स्टेट रिकग्नाइज़ किया। इसराइल ने फ़लस्तीन की स्टेट को रिकग्नाइज़ नहीं किया, बल्कि किसी फ्यूचर फ़लस्तीनी स्टेट का भी नाम तक ओस्लो में नहीं आने दिया, किसी भी ओस्लो माहदे में। उन्होंने रिकग्नाइज़ किया PLO को और यासिर अरफ़ात को एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फ़लस्तीनियन पीपल, जबकि उस वक्त तक तो वो डिस्क्रेडिट भी काफ़ी हद तक हो चुके थे इस्लामिस्टों के हाथों। उनका बेसिकली पॉइंट ये था कि फ़लस्तीनियों को सिर्फ एक ढकोसला या झांसा दिया जाए, इंतफाज़ा का ज़ोर तोड़ा जाए। और जो मुआहदे हुए वो फ़लस्तीनियों के हक़ में बिल्कुल भी नहीं जाते थे, और जो चंद चीज़ें इसराइल ने उसमें कमिट की फ़लस्तीनियों को देने की, वो उनसे मुकर भी गया। और अमेरिका हर चीज़ में इसराइल के साथ एग्री करता रहा और फ़लस्तीनियों को कहता रहा इसराइल बस ठीक है। वही पुरानी चीज़ें। हाँ, उसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, ओस्लो 2 मुआहदे में बात ये हुई कि फ़लस्तीनियों को ऑटोनॉमी दी जाएगी, फ़लस्तीनियों को अपना इलाका खुद रन करने दिया जाएगा। किया क्या असल में कि 3 एरियाज़ बना दिए, एरिया A, एरिया B, एरिया C। अब एरिया A ये था कि ये वो इलाका है जो फ़लस्तीनियों के मुकम्मल कंट्रोल में होगा, उसकी सिक्योरिटी भी फ़लस्तीनियों के पास होगी। ये बहुत ही छोटा इलाका है, इसमें टोटल 6 शहर शामिल थे। एरिया B में सिक्योरिटी इसराइली और फ़लस्तीनी किसी हद तक शेयर करते, बाकी मामलात में फ़लस्तीनियों को ऑटोनॉमी मिलती। वो भी छोटा इलाका था। 70-75% ऑफ द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ गज़ा एंड वेस्ट बैंक वर इन एरिया C। और ये वो इलाका था जिसके बारे में जब यासिर अरफ़ात ने कहा कि हमने फ़लस्तीन आज़ाद करा लिया, उसके बाद तो यीत्ज़ाक राबीन जिन पर तनकीद हो रही थी इसराइल में, उन्होंने कहा क्या आज़ाद करा लिया, 70% फ़लस्तीन तो हमारे पास है, हम तो उन्हें एरिया C कभी देंगे नहीं। यरूशलेम भी एरिया C में शामिल था, इसराइल की सारी सेटलमेंट्स भी एरिया C में शामिल थी, उसके अलावा सारे बॉर्डर एरिया C में शामिल थे। बेसिकली इसराइल की स्ट्रेटजी ये थी कि अरबों को गेटवाइज किया जाए। उन्होंने अपने यूरोप में होता ये था कि यहूदियों को वो कुछ गेटोज़ में बंद कर देते थे जो बहुत ओवर क्राउडेड होती थी यूरोप के शहरों में, कि बस ये हमसे अलहदा रहें, हमारी गुलामी में रहें, लेकिन हमारे अंदर मिक्स ना हो। उन्होंने ये गेटवाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करवाया ओस्लो अकॉर्ड्स के ज़रिए। फिर एक और चीज़, बाईपास रोड्स बनवाए। अब अगर एक इसराइली सेटलमेंट एरिया A के करीब है एक इलाके में, उसने दूसरे इलाके में जाना है, उससे लिंक करना है, बीच में फ़लस्तीनी इलाका आता है, उसके लिए बाईपास रोड बनेगी और वो रोड इसराइल की होगी, फ़लस्तीनी उस रोड पे नहीं आ सकता। अब आप इस चीज़ को समझिए कि हर तरफ रोड्स का जाल बिछ किया जिन पर फ़लस्तीनी नहीं आ सकता। फ़लस्तीनी अब ओस्लो अकॉर्ड के बाद अपने एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए भी इसराइलियों से परमिशन लेगा। और अगर कोई भी इवेंट होता है, इसराइली सेटलर्स दे आर ऑलमोस्ट टेररिस्ट, उनको पता है कोई उनको कुछ कहता नहीं है, जब चाहे किसी को मार पीट दें, जो मर्जी कर दें। अगर फ़लस्तीनी कोई भी रिटेलिएट करते तो वो यासिर अरफ़ात कहते आपके ज़िम्मे सिक्योरिटी है, आपने इनको क्यों सजा नहीं दी, आप तो रेट ही नहीं रखते, आप तो इस काबिल ही नहीं है कि आपको स्टेट दी जाए। इस तरह दबा दबा के फ़लस्तीनियों को पीछे हटाया गया। और 2000 में जब ओस्लो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए कैंप डेविड पर बातचीत हुई, एहूद बारक जो कि फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी यासिर अरफ़ात के साथ, तो उस वक्त तक यासिर अरफ़ात इसराइलियों की ये टैक्टिक समझ चुके थे, तो उन्होंने किसी भी मुआहदे पर एग्री करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में इसराइल ने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया है। एहूद बारक ने कहा कि अब हमने सारी दुनिया को ये पैगाम दिया कि फ़लस्तीनी ही अमन नहीं चाहते, हम तो करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते। वो जो इंतफाज़ा वाला हमारा एक बैड प्रेस था वो हमने बिल्कुल उलट कर दिया। ओस्लो मुआहदे पर भी हमने जो चीज़ें फ़लस्तीनियों के हक़ में नहीं उस पर तो अमल किया नहीं, उनको तो उनके इलाके दिए नहीं, लेकिन हमने फ़लस्तीनियों से रिकग्निशन ले ली, हमने फ़लस्तीनियों को टुकड़ों में भी बांट दिया। तो उसके बाद फिर जब कैंप डेविड का मुआहदा ख़त्म हुआ ना, उसके बाद फिर दूसरी इंतफाज़ा। डॉक्टर साहब इसी पर बात कर रहा था मैं कि दूसरी इंतफाज़ा शुरू हो गई। ये ओस्लो मुआहदा तो चल नहीं सका और आपको पता है इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को मार भी दिया गया था। हाँ, उसके साथ एक जनूनी यहूदी ने मार दिया था, लेकिन फिर ये बात नहीं चली और इंतफाज़ा शुरू हो गया, एज एन रेजिस्टेंस दोबारा शुरू। इसके क्या हालात बात करते हैं? मतलब बेसिकली अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इसराइली कितनी इंतहा पसंद कौम है कि वो ओस्लो मुआहदा जिसमें फ़लस्तीनियों के लिए कुछ भी नहीं था,
उस मुआहदे के कंक्लूजन पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यित्ज़हाक राबीन को यिगाल आमिर नामी एक जुनूनी ने हलाक कर दिया। और यित्ज़हाक राबीन वो बंदा है जो इसराइल का कौमी हीरो है, 67 की जंग में उनका कमांडर था। 12-15 साल की उम्र से वो इसराइल के लिए जंग लड़ रहा था। उस बंदे की ये चीज़ उन्होंने बर्दाश्त नहीं की कि उसने फ़लस्तीनियों को एक गेटो बनाकर दे दिया, और मकसद उसका भी वही था कि पूरी फ़लस्तीनी आबादी को छोटे से इलाके में इकट्ठा कर दिया जाए और उनको इसराइल के लिए सस्ते लेबर के तौर पर यूज़ किया जाए। उसको मार दिया। उसके बाद जब ये कैंप डेविड वाला मुआहदा फेल हो गया, दूसरी इंतफाज़ा में अगेन एज कुड बी एक्सपेक्टेड कि फ़तह वाले फिर फेल हो गए थे, तो उसमें फिर दोबारा हमास और इस्लामिस्ट और अस्करियत पसंदों को ज़्यादा नुमाइंदगी मिली, उनकी पावर ज़्यादा हो गई थी, और दूसरी इंतफाज़ा इसीलिए ज़्यादा ब्लडी रही। उसमें 1000 के करीब इसराइली मारे गए, 3000 से ऊपर फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसके अलावा वही सारा कुछ इसराइल की टारगेटेड असैसिनेशंस, अरेस्ट, बीटिंग्स, बहुत ज़्यादा मारपीट, हज़ारों फ़लस्तीनियों की इकॉनमी तबाह कर दी गई, उनके घर तबाह कर दिए गए, उनके बिजनेसेस तबाह कर दिए गए। 2005-06 तक ये चला। 2001 में एक और इसराइली इंतहा पसंद एरियल शरॉन वज़ीर आज़म बन गए थे, और उन्होंने बहुत सख्ती से क्रैक डाउन किया फ़लस्तीनियों पर अगेन जो। लेकिन आज़ादी का वो था एक ख्वाब, वो तो इस इंतफाज़ा से पूरा नहीं हुआ। एक चीज़ ये हुई कि 2005 में गज़ा को खाली कर दिया इसराइली फोर्स। मैं इसी तरफ आ रहा था डॉक्टर साहब कि गज़ा खाली हो गया था। ये एक तरीके से फतह दिखा रही थी कि फ़लस्तीनियों की, कि इन्होंने किसी ना किसी तरीके से इसराइल से गज़ा खाली करा लिया। तो ये तो लग रहा था कि इसराइल शिकस्त खा चुका। नहीं, ये इस तरह नहीं है। ऑन द सरफेस ऐसे लगता है कि आप इसको सिंपलिस्टिकली इस तरह देख सकते हैं कि जी 5 साल इंतफाज़ा हुई, कुछ इसराइली मरे तो उन्होंने डर के गज़ा खाली कर दिया। ऐसे नहीं है। जो इसराइल का सबसे बड़ा नाइटमेयर है वो फ़लस्तीनियों की बंदूक नहीं है, वो फ़लस्तीनियों की आबादी है। इस वक्त भी अगर हम इसराइल की ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ और इसराइल प्रॉपर का आबादी देखें तो उसमें अरबों की आबादी थोड़ी सी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट दोनों की आबादी बराबर है, लेकिन थोड़ी सी अरबों की अब ज़्यादा हो गई है। गज़ा में 2 मिलियन मुसलमान रहते हैं, सारे फ़लस्तीनी हैं, और उसके अलावा गज़ा में हमास का ज़ोर भी ज़्यादा है, वो उधर ज़्यादा अस्करियत पसंदी है। तो इसराइल ने कहा कि हम अब 2 फ़ायदे लेंगे। एक तो हम गज़ा को मुकम्मल तौर पर इसराइल से डीलिंग कर देंगे। गज़ा वैसे भी मिस्र के साथ बॉर्डर पे कोने पर मौजूद है, तो ये इसराइल में शामिल ना भी हो तो इसराइल को इतनी मसला नहीं है वेस्ट बैंक की निस्बत, जो कि इसराइल कहता है इंटेग्रल है, वो जूदिया और समारिया के हमारे बिब्लिकल इलाके। गज़ा को अलहदा करने से एक तो 20 लाख फ़लस्तीनी आपकी डेमोग्राफिक उससे आउट हो गए। दूसरा, कौन सी आज़ादी, कैसा विड्रॉल। गज़ा को तो उनने एक जेल बनाया हुआ है। गज़ा से निकलने के सारे रास्तों पर इसराइल का कब्जा है। जो मिस्र वाला बॉर्डर है उस पर मिस्र के साथ मुआहदा है कि कोई फ़लस्तीनी उधर से मिस्र में एंटर नहीं हो सकता बगैर इसराइली परमिशन के। तो एक तो वो चीज़ है कि कौन सी आज़ादी, कौन सा विड्रॉल। फिर उन्होंने तो गज़ा को एक लेबॉर्ट्री बना लिया वेपन टेस्टिंग के लिए। जब मारना होता है 6 दफ़ा गज़ा में स्पायरल्स ऑफ वायलेंस आ चुके हैं इस सारे अरसे में, जब से उन्होंने विड्रॉ किया। तो ये फ़लस्तीनियों की फतह से ज़्यादा इसराइल की चाल मालूम होती है। फिर इसराइल चाहता था कि तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर जाए फतह और हमास में, फ़लस्तीनी यूनाइट ना हो सकें। हमास की ज़्यादा बेस गज़ा में थी, तो इसराइल ने चाहा कि गज़ा को बिल्कुल बाकी फ़लस्तीनी टेरिटरी से अलहदा कर दें, वो एक हमास की बेस बना रहे, हमास उधर से ऑपरेट करे। जब वो हमारे खिलाफ कार्रवाई करे हम उन्हें पंचिंग बैग बना लें, उन पर अपने वेपन्स टेस्ट करें, फिर परफॉर्मेंस की बेस पर वो वेपन्स बेचें। और इसराइल ने इस वेपन्स ट्रेड से बिलियंस ऑफ डॉलर्स अब तक कमा लिए। दूसरी तरफ फतह वालों को ब्राउबीट करके वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स बनाते रहे, यहाँ तक कि वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों का रहना नामुमकिन हो जाए और ये पूरा इलाका इसराइलाइज हो जाए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अपनी कीमती कमेंट्स से, अपने आरा से हमें आगाह करते रहिए। हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। शुक्रिया।